थर्ड बुक हमने 2 बुक कंप्लीट कर लिया, तीसरी बुक बिल्कुल क्विकली समझते हैं। तो देखो, अगर आपको लॉन्ग लेक्चर्स चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट में डीपली, तो आप मेरे डीप लेक्चर्स देख सकते हैं, वरना इसमें हम बिल्कुल बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल क्विकली जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है वो क्या है बेटा, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। इसका मतलब क्या है, देखो इस बुक में टोटल हमें क्या देखना है, तो इस बुक में हमें देखना है कि किस तरीके से कंपनी ने हम पे रूल शुरू कर दिया। ठीक है, तो कब से अगर हम बात करें तो 17, ठीक है, तो यहां पर क्या है 1757 में कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, हम पे रूल करना शुरू कर दिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले क्या थी बेटा 1600 में, यहां पे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा आई हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल हम पे 1757 में किया। पहला रेवेन्यू सेटलमेंट, मतलब बंगाल में एक तरीके से फुल फ्लेज रूल के साथ में हमारा क्या है, यहां पे रेवेन्यू सेटलमेंट लेके आई 1765 में, मतलब टैक्स के भी लॉ ले आई, सारा टैक्स वगैरह सब कुछ कंपनी के हाथों में था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे ही कंपनी ने क्या है, ये हमारा बहुत जीना माहौल कर दिया था इस समय पे, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा लड़ाई के साथ 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है बेटा। और उसके बाद में हमने क्या किया, गांधी जी के आने के बाद, मतलब पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट किए, पर 1915 में मेजरली गांधी जी, मेजरमेंट बताती हूँ, और 1947 मतलब गांधी जी के भी भाई इस समय बहुत सारी लड़ाई हो, 1947 में हम आज़ाद हो गए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हमें क्या पढ़ना है, ये पूरी थीम बुक किस पे है कि भाई 1757 में जब कंपनी ने हम पे रूल करना शुरू कर दिया, मतलब कंपनी 1600 में ही आ गई थी, लेकिन जब ट्रेडिंग की कंपनी थी, जब रूल करना शुरू कर दिया तो किन किन एरिया को बर्बाद कर दिया। ठीक है, वो हमें पढ़ना है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे कॉलोनियल रूल को स्टैब्लिश किया, कौन कौन सा टैक्स का सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम लेके आई। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भाई, 1857 में इससे फ्रस्ट्रेट हो गए जो हमारी रिवॉल्ट हुई थी, और उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा गांधी जी का एरा पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट चैप्टर 1947 में जब हम आज़ाद हो गए थे तो किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बेटा क्या है, लिंक है। ठीक है, ये सारी लिंक को हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। ये चैप्टर क्या बताता है, तो फर्स्ट चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड बेटा यहाँ पर ये बताता है, इस चैप्टर के अंदर हमें 3 केस पढ़ने हैं कि कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है बेटा कंट्री का रूल, किस तरीके से एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करने लगती है। तो ब्रिटिश रूल यहाँ पे होता है। ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है, हम पे किसने रूल किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल करने लगी। कैसे रूल करने लगी बेटा, तो रॉयल चार्टर, यहाँ पर क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने क्या दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली का चार्टर दिया कि सिर्फ वही यहाँ पे क्या कर सकती है, रूल कर सकती है। तो हमें यहाँ पे 3 केस पढ़ने हैं कि जब जैसे ही 1757 में बैटल ऑफ क्या होती है, प्लासी होती है, उसके बाद बंगाल में सबसे पहले रूल करने लगते हैं, तो किस तरीके से यहाँ 2 रेवेन्यू सेटलमेंट लेके आई, वैसे 3 लेके आई, हमें इसमें 2 पढ़ने हैं। तो पहला हम कौन सा पढ़ेंगे भाई, परमानेंट सेटलमेंट। एक एक्ट जो लेके आई वो क्या लेके आई बेटा, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और दूसरा कौन सा लेके आई, टेम्परेरी सेटलमेंट। क्या लेके आई, परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट, यहाँ पे 2 रूल लेके आई। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम था वो क्या था बेटा, जमींदारी सिस्टम था। और ये जमींदारी सिस्टम कहाँ पर लेके आए, तो आपका बंगाल में अभी हम पढ़ेंगे, और हम बंगाल में ही उस समय बंगाल प्रोविंस का ही पार्ट था, क्या था आपका, राजमहल हिल्स था। तो किस तरीके से ये 2 जगह पढ़नी है। और टेम्परेरी सेटलमेंट बेटा कहाँ पे लेके आए, बॉम्बे में, बॉम्बे डक्कन में यहाँ पे लेके आए। लेकिन दोनों ही जगह भाई यहाँ पे जमींदार जब बंगाल में लगाया गया तो किस तरीके से यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स की, जमींदार की कैसे जिंदगी बर्बाद कर दी, और किस तरीके से राजमहल हिल में लगाया गया तो वहां पे ट्राइबल पीपल रहते थे, पहाड़ियां, उनकी लाइफ कैसे खराब कर दी। वहां संताल्स को, मतलब एक जो पीजेंट्स हैं उनको स्टैब्लिश कर दिया, उनकी भी लाइफ एक तरीके से खराब कर दी। सारा सिस्टम देखिए। और टेम्पररी सेटलमेंट के लिए ना किस तरीके से यहाँ पर जो आपके पीजेंट थे बॉम्बे में, उनकी यहाँ पे लाइफ बर्बाद कर दी। तो ये सारा का सारा हमें क्या पढ़ना है बेटा, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। 3 केस ही हमें पढ़ने हैं। तो शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, वैसे बंगाल से। ठीक है, पहली शुरुआत हमने कहाँ से की, तो यहाँ पे बंगाल से हमने यहाँ पे शुरुआत करी कि सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी होती है 1857 में। तो क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना डोमिनेंस बंगाल में कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश कर लेती है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करती है, क्योंकि इनका मेन फोकस था रेवेन्यू कलेक्शन पे। टैक्स सबसे ज्यादा कलेक्ट करो, भाड़ में जाए एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पूरे लैंड रिसोर्सेज का सिस्टम वगैरह सब कुछ चेंज कर देती है। हमारे यहाँ पे क्या लेके आती है, तो यहाँ पे 1793 के दौरान आपका क्या आ जाता है, परमानेंट सेटलमेंट आ जाता है। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या लेके आती है बेटा, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम।
सिस्टम। कौन सा सिस्टम आ जाता है? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या है कि ऊपर होंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है, बीच में होंगे जमींदार, जिनको क्या देंगे, मतलब वो उनके पास जमीन के ओनर नहीं होंगे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की सारी लैंड है वो कंट्रोल इनको दे दी। जैसे 400 विलेजेस इनको दे दिए और ये उससे क्या करेंगे बेटा? टैक्स कलेक्ट करेंगे। और किससे टैक्स लेंगे? आपके पीजेंट से, जो इसको क्या कहा, रियॉट से ये टैक्स यहां पे लेंगे, ठीक है। और अगर ये टैक्स नहीं देते तो जमींदार को एक डेडलाइन दी जाएगी। अगर उस डेडलाइन पर इनसे कलेक्ट करके टैक्स नहीं दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? यहां पे जमींदार की प्रॉपर्टी को नीलाम ऑक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर, और ये क्या है? टैक्स परमानेंट रहेगा, ठीक है। जमींदार या फिर आपका ओनर कितना भी कमाए, जो पीजेंट है कितनी भी मनी कमाए, मैटर नहीं करता, टैक्स क्या रहेगा? पूरा परमानेंट रहेगा। यहां पर ये पूरा का पूरा सिस्टम था। तो जमींदार क्या हो गया बेटा? जमींदार टैक्स कलेक्ट करने में फेल हो जाता था। तो आपने सबसे पहले देखा होगा बुर्दबन, ठीक है, बुर्दबन बंगाल में क्या होती है, वहां के जो राजा है, क्योंकि राजा की पावर अब राजा जैसी तो रही नहीं है, वो भी क्या है, जमींदारी है, क्योंकि उसको भी रिच लोगों को ये लोग क्या देते थे? पूरा का पूरा एरिया देते थे, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाती है। लेकिन ये जो ऑक्शन प्रॉपर्टी होती है उस समय क्या है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी पीजेंट नहीं दे पा रहा था टैक्स, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन होती थी। तो फिर यहां पे जमींदार क्या करने लगे? बहुत ज्यादा चोरी करने लगे। तो क्या होने लगी? फिक्शिशियस सेल। क्योंकि एक बात बताओ, जमींदार क्यों नहीं दे पा रहा है टैक्स? क्योंकि एक तो टैक्स की रेट बहुत हाई है, पीजेंट दे नहीं पा रहे। दूसरा, यहां पे बहुत बड़े जो पीजेंट होते थे ना, उनकी भी दो कैटेगरी थी, ठीक है, मैं यही समझा रही हूं। दो कैटेगरी कौन सी थी? एक थे आपके बिल्कुल टेनेंट वाले, जो स्मॉल पीजेंट्स ले लो, लैंडलेस लेबराल ले लो, और एक थे आपके बिग पीजेंट्स, ठीक है, जिनको जोतेदार कहा जाता था। तो जोतेदार बिल्कुल ही क्या करते थे? यहां पे जमींदार को परेशान करते थे, और क्योंकि उन्हीं की जमीनों पे काम कर रहे थे पीजेंट, तो उनको कहते थे कि तुम टैक्स मत भरो। इस वजह से बहुत ज्यादा जमींदार परेशान हो गए थे। इसलिए जमींदारों ने क्या किया? दो मेथड अपनाए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। पहला क्या किया? फिक्शिशियस सेल। फिक्शिशियस सेल मतलब कि यहां पर जो भी ऑक्शन होता था उसमें वो अपने ही लोग बिठा दिया करते थे, और उन्हीं के लोग क्या करेंगे? बोली लगाएंगे, और उस बोली में क्या हो जाएगा बेटा? कि उस बोली में उन्हीं का कोई भी सर्वेंट उस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा, ठीक है। और सेकंड चीज क्या किया करते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स एक बार वुमन के नाम प्रॉपर्टी करी, उसको नहीं, उसका राइट्स नहीं लेंगे, तो अपनी मदर वगैरह के नाम पे प्रॉपर्टी करवा दिया करते थे, या बेनामी यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ करता था। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बेटा? बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब यहां पर है कि किसी भी ऐसे पर्सन के नाम प्रॉपर्टी करवा देना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तीसरे, लठियाल्स को हायर करते थे। अगर कोई भी आउटसाइडर प्रॉपर्टी खरीदने का सोचता था तो यहाँ पे लठियाल होते थे उसके, जहां से वो खरीद नहीं पाते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उस समय कौन लॉर्ड वेलिस थे, ये कौन थे बेटा? ये आपके उस समय के गवर्नर जनरल थे बंगाल के, जो ये सिस्टम लेके आए जिसमें जमींदार रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। और ये परमानेंट सेटलमेंट का मतलब फिक्स रेवेन्यू, एक फिक्स अमाउंट में ही चार्ज किया जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसी भी हो, चार्ज कैसा होगा? फिक्स अमाउंट में ही होगा। और जमींदार क्या है? ओनर नहीं है, सिर्फ उसके पास राइट है, तो वो कलेक्टर है सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का। और अगर यहाँ पे फेलियर होता है तो जमींदार की ही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे पूरी की पूरी नीलाम हो जाएगी। तो चैलेंजेस अगर हम बात करें, क्योंकि इसीलिए जमींदार के पास क्या क्या चैलेंजेस थे, क्यों वो नहीं कर पा रहा था, मतलब फेलियर ऑफ दी कलेक्टिंग द टैक्सेस, पे नहीं कर पा रहा था। पहले तो हाई रेवेन्यू डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा हाई थी। रेवेन्यू मतलब जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा हाई था, और इतनी तो पीजेंट्स की हार्वेस्ट नहीं थी, और उस समय पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। एक और था सनसेट लॉ। ये क्या था भाई? एक ऐसा लॉ था कि भाई एक डेडलाइन पे सूरज निकलने के, मतलब एक बार सूरज के अस्त होने के बाद में जमींदार टैक्स नहीं दे सकता, उसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। तो किसी व्यक्ति ने अगर उसके बाद टैक्स दिया तो बेटा क्या कर लिया जाएगा? तो यहां पर यह था कि रेवेन्यू जो है वो कैसे पेड नहीं होगा सनसेट लॉ में, कि स्पेसिफिक डेट पे सनसेट के बाद। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्या था, अजीब सा सिस्टम था, इसीलिए वो दे नहीं पाता था। और एक था रिजल्टिंग ऑक्शन, कि भाई बहुत सारे जमींदार जो है इनकी वजह से क्या हो जाता था, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन हो जाती थी कि वो नॉन पेमेंट, इसीलिए बाद में उन्होंने देना ही बंद कर दिया कि चलो ऑक्शन तो होनी ही है तो ऑक्शन हो ही जाने दो, हम तो नहीं देने वाले टैक्स। इसके अलावा एक और दिक्कत थी जमींदारों के साथ, वो थी इमरजेंस ऑफ जोतेदार। धीरे धीरे क्या
क्या है, पहले ही जो आपके विलेज के अंदर बड़े बड़े किसान जो थे ना, उन्होंने और ज्यादा लैंड जो छोटे छोटे किसान की है उनके अपने हाथ में रखना शुरू कर दी और उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को वेल्दी बना लिया। तो जोतेदार कौन है, जिनके पास बड़े बड़े जमीन के पार्ट है और उनकी ही जमीनों पर क्या कर रहे हैं, जो छोटे किसान है वो काम कर रहे हैं। जैसे जमीन उन्होंने दी और किसान अपना लेबर दे रहे हैं, अपना काम दे रहे हैं, ठीक है। तो शेयर क्रॉपिंग होती थी भाई, 50% वो रखे 50%, इसीलिए उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। और जमींदार की तुलना में ये लोग क्या थे, जोतेदार विलेजेस में ही रहते थे। वो एकदम से क्या कह सकते हैं कि बोरोइंग भी दे दिया करते थे, किसको, आपके पीजेंट्स को, ठीक है, बहुत सारा पैसा दे दिया करते थे। इसीलिए यहां पे वो उनके लिए फादर फिगर भी थे, इसीलिए उनकी बात माना करते थे। इसीलिए यहां पे क्या किया गया, यहां पर जमींदार फिक्शिशियस सेल कर दिया करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें एक 5th रिपोर्ट की बात की गई है। तो देखो, जो ब्रिटिश से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उससे बहुत सारे लोग ब्रिटेन में भी जला करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा, ठीक है, ये हुआ करता था कि आप मोनोपोली छीन लो ईस्ट इंडिया कंपनी से, और बहुत सारे करप्शन चार्जेस लगा करते थे। और उसी समय कितनी सारी पिटीशंस भी फाइल हो रही थी। तो ब्रिटेन में एक 5th रिपोर्ट, मतलब एक कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, वो क्या करेगी, हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्ट देगी। तो एक इंडिया से रिपोर्ट जाती थी पूरी, उसी के नंबर में 5th नंबर की रिपोर्ट थी जो 1813 में पास हुई थी। ये रिपोर्ट इसीलिए इतनी ज्यादा फेमस है क्योंकि ये 1000 पेजेस से प्लस रिपोर्ट थी, जिसमें 800 पेजेस में सिर्फ जमींदार और पीजेंट्स की ग्रीवियंसेस लिखी हुई थी, ठीक है। तो पार्लियामेंट में 5th नंबर की ये रिपोर्ट सबमिट होती थी। इसमें क्या है भाई, इसके इशू क्या थे कि रेवेन्यू डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई थी जो इसमें लिखी हुई थी, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट ऐसा पड़ा नहीं। नेक्स्ट अगर हम केस देखें कॉलोनियलिज्म कंट्री साइड में, तो पहला हमने क्या देख लिया, बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया, जिससे जमींदार भी परेशान थे, ठीक है, पीजेंट्स भी क्या थे बेटा, परेशान थे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और केस है राजमहल हिल्स का, इंडिजिनियस कम्युनिटी का, मतलब जो हमेशा से किसी पर्टिकुलर एरिया में रहती है, जब से वो बना हुआ है एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिजिनियस पीपल रहते हैं। तो यहाँ पे किसका केस है बेटा, राजमहल हिल्स का। तो राजमहल हिल्स में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या कहते थे, पहाड़ियास, ठीक है, पहाड़ियास, क्योंकि वो वहां पे रहने वाले लोग हैं। लेकिन वो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स से पहले पहाड़िया का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, जैसे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे भाई, एक जगह खेती की, वहां से फिर वो खराब हो गई तो दूसरी जगह खेती की, हंटिंग गैदरिंग की। लेकिन यहां पर क्या है ना, क्योंकि ये सेटल्ड नहीं थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स इनसे टैक्स नहीं ले पाते थे। तो इनको सेटल्ड करने का ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा सोचा, ठीक है, ये क्योंकि इनसे क्या करवाया जाए, एग्रीकल्चर। लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की यहां पर बात नहीं मानी। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी बहुत ही खराब पॉलिसी से, जैसे पैसिफिकेशन की पॉलिसी से, उनको डिस्प्लेस कर दिया। एक तो ये कि कहीं पे भी कोई भी पहाड़ियां दिखे तो वहीं से उसको क्या कर देना, मार डालना। और दूसरी चीज ये कर दी गई कि उन्हीं के कबीले के जो चीफ थे उनको ये लालच दिया गया कि आप ये सब कुछ सही करवा दो तो हम आपको क्या देंगे, रहने का मौका देंगे। लेकिन पहाड़ियास एक नंबर पे नहीं माने, तो पहाड़ियास को बेचारों को क्या करवा दिया कि भाई ये जो मारने वाली चीज थी वो बहुत खराब थी, इसलिए बेचारे उनको क्या है, हिल्स में ही ऊपर वाले एरियाज में छुपना पड़ा। और यहां पे ब्रिटिशर्स किसको ले आए बेटा, संथाल्स को ले आए। ये बंगाल के एक स्मॉल पीजेंट्स हैं जो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग हैं। तो इनको यहां पे क्या कर दिया, सेटल कर दिया। एक तरीके से कहा जाए तो एक बहुत छोटे नंबर 1-2 हजार संथाल्स शुरुआत में आए थे और 85,000 तक संथाल हो गए थे। छोटा सा एरिया उनको दिया गया था कल्टीवेशन का, जो उसने बड़ा कर लिया था। तो यहां पे ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनको तो सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, तो उन्होंने राजमहल हिल्स में किसको, सेटल्ड एग्रीकल्चर बसवा दिया, मतलब संथाल्स को बसवा दिया। लेकिन इसकी वजह से बाद में क्या हुआ, जब संथाल्स के साथ भी ब्रिटिशर्स ने बुरा किया, क्योंकि उनके भी पेमेंट बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेने लगे, तो 1855 और 1856 में संथाल्स ने भी रिवॉर्ड कर दिया। तो यहाँ बंगाल में देख रहे हो कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर किस तरीके से सबकी जीवन को यहाँ बर्बाद कर दिया। तीसरा केस कौन सा है बेटा, तीसरा केस है बॉम्बे का, बॉम्बे डक्कन का। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे डक्कन रिवॉल्ट होते हैं 1875 में, जिसको अगर हम बात करें पीजेंट रिवॉल्ट भी कहते हैं। इस रिवॉल्ट के अंदर क्या होता है, इस रिवॉल्ट के अंदर पीजेंट साहूकारों के, जमींदारों के घर, वही खाते, सब कुछ जला देते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह सब कुछ जला देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला अगर हम देखें तो जैसे परमानेंट सेटलमेंट जो है ब्रिटिशर्स कहां पे लेके आए थे, बंगाल में, वैसे ही बॉम्बे डक्कन में ये क्या लेके आए थे, ये लेके आए थे टेम्परेरी सेटलमेंट। क्यों, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के तहत उनको ये समझ में आया कि भाई एक तरीके से 1805 में
क्या होने लगा था, एग्रीकल्चर की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो सपोज दैट कि भाई परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जैसे अगर 100 रुपए एग्रीकल्चर की प्राइस है तो इन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया 50 रुपए, अब तो ठीक है, लेकिन अगर 200 एग्रीकल्चर की प्राइस हो गई तब भी रेवेन्यू 50 ही जा रहा है, 300 प्राइस हो गई तब भी 50 जा रहा है, तो ये इनको सही नहीं लग रहा था। तो इन्होंने क्या कर दिया, रैयतवारी सिस्टम लेके आया, टेम्परेरी सेटलमेंट। और एक चीज इनको ये भी समझ में आ रही थी कि जमींदार उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो बॉम्बे में एक नया सिस्टम लेके आए जिसमें ऊपर तो ब्रिटिश होंगे ही होंगे, लेकिन नीचे कौन होंगे बेटा, सीधे रियॉट, सीधे पीजेंट होंगे। पीजेंट से टैक्स किस पे जाएगा, ब्रिटिशर्स पे जाएगा। तो ये एक सिस्टम था। तो आपका जमींदारी सिस्टम में जमींदार बीच में था, इसमें जमींदार नहीं था। तो बॉम्बे में क्या लेके आए, टेम्परेरी सेटलमेंट यहां पे लेके आए। अगर हम इसके कॉजेस के भाई क्यों रियॉट हुआ, भाई ठीक है टेम्परेरी सेटलमेंट था, तो पहली चीज तो ये हुई कि शुरुआत में प्राइसेस बढ़ रही थी, लेकिन एक समय के बाद दोबारा 1815 के बाद प्राइसेस बहुत हार्डली जो है वो नीचे चली गई, ठीक है, लेकिन ये लोग तो उतना ही टैक्स ले रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस वजह से जमींदारों से और साहूकारों से क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। लेकिन फेमाइन आ गया, फेमाइन आने की वजह से बेटा क्या हो गया, और ज्यादा कंडीशन खराब हो गई और इसकी वजह से भूखे मरने लगे। और तीसरी चीज अभी हम पढ़ेंगे कि यहां पर फिर भी कंडीशन और खराब हो गई, तो यहां पर क्या आया, कॉटन बूम आया। कॉटन बूम का मतलब क्या है कि जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे ना वो कॉटन कहां से लिया करते थे, देखो कॉटन की जरूरत थी ब्रिटिश फैक्ट्रीज में, तो ब्रिटेन में कॉटन की जरूरत जो है वो अमेरिका से फुलफिल होती थी, लेकिन अमेरिका के अंदर हो गई थी बेटा सिविल वॉर, तो यहां पे जितना भी कॉटन है वो बंद हो गया सप्लाई, तो इंडिया को मिल गए कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी जमींदार साहूकार थे ना, इनको एडवांस पेमेंट कर दिया ब्रिटेन, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनने, तो उन्होंने भी पैसे रिलीज करके किसको दे दिए, किसानों को। किसानों ने भरपूर कॉटन उगा लिया, इतना कॉटन गले तक कॉटन उगा लिया, लेकिन बाद में ये बूम खत्म हो गया क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो गई, यहां से कॉटन लेने के लिए मना कर दिया, तो कॉटन भी बहुत ज्यादा बच गई और अब किसान ने अपना पूरा पैसा लगा दिया था लोन पे, तो उनके पास खाने के लिए भी मनी नहीं थे। अब साहूकारों को यह पता था कि कॉटन तो नहीं मिल रही, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लोन देना ही मना कर दिया। तो यहां पे किसानों की हालत बेटा और ज्यादा खराब हो गई, किसान बिल्कुल भूखे मर रहे थे, ठीक है, और साहूकार पैसा नहीं दे रहे थे। और तीसरी चीज कि भाई अगर साहूकार पैसा भी दे रहे थे तो अंट शंट ब्याज ले रहे थे। क्या अंट शंट ब्याज ले रहे थे कि भाई 100 रुपए पे 2000 रुपए ब्याज ले रहे हैं। उसके अंदर फिर ब्रिटिशर्स से इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को इन्होंने बोला भी ये तो बहुत ही गलत चीजें हो रही है, तो ब्रिटिशर्स लिमिटेशन एक्ट भी लेके आए जिसके अंदर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उससे जैसे 100 रुपए से ज्यादा, अगर 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो जमींदार थे, साहूकार थे, वो इसमें भी झोल करते थे कि 3 साल बाद, क्योंकि अनपढ़ था ले जाते, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते थे, इस पे अगर 100 रुपए का लगा हुआ है तो यहाँ 200 रुपए लिख दिया, 3 साल बाद 300 रुपए लिख दिया, 400 रुपए लिख दिया, तो इससे क्या है और ज्यादा पीजेंट परेशान होते चले जा रहे थे। इसीलिए इन सब के तहत उनके घर वगैरह जलाना यहाँ पे शुरू किया। लेकिन यहाँ पे डक्कन रिवॉर्ड कमीशन बनाया गया सारे पीजेंट्स की ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए, क्योंकि उनको 1857 जैसी रिवॉल्ट नहीं चाहिए थी। तो रिवॉल्ट के कॉजेस क्या थे भाई, हाई डिमांड थी, ठीक है, हाई टैक्सेस थे, उसके साथ मनी लेंडर जो इतना गलत कर रहे थे वो सब था। अगर हम रिवॉर्ट की बात करें तो मनी लेंडर के, ठीक है, हाउस डेट रिकॉर्ड बॉन्ड वगैरह जलाया गया। ब्रिटिशर्स के साथ सीधे कुछ नहीं किया गया, मनी लेंडर साहूकारों के साथ ज्यादा किया गया। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या था कि शुरुआत में तो जो है कि उन्होंने सप्रेस किया, लेकिन बाद में बहुत सारे डक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो है यहां पर बना के तैयार करे पीजेंट्स के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे 1815 जैसी रिवॉल्ट हो। तो कॉजेस, अब जो कॉटन बूम आया वो क्यों आया बेटा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देखो इंडस्ट्रीज बनी ब्रिटेन में, टेक्सटाइल मिल मिली, कपड़े बनाने की मिल्स बनी, लेकिन यहां पे अमेरिका से रॉ कॉटन आता था, पर अमेरिका में छिड़ गई सिविल वॉर। तो यहां पे इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो रेलवे का एक्सपेंशन भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, ठीक है, प्राइजेस भी अच्छे थे, तो यहां पे इंडिया के साथ क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। इंडिया के साथ कांटेक्ट हुआ तो बहुत सारे जितने फूड क्रॉप जितने भी हमारे पीजेंट उगाते थे उन्होंने कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप होती है बेटा क्योंकि इससे सिर्फ आप मार्केट में बेच सकते हो, घर में खा नहीं सकते, ये उगाना शुरू किया। साहूकारों ने भी पैसा देना शुरू किया सीड्स, फर्टिलाइजर, सब चीजों के लिए। लेकिन बाद में पता चला ये बूम खत्म हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ भाई, पहले तो ये कर्जे में फंसते चले गए ना, बहुत ज्यादा कर्जे में यहाँ पे पीजेंट जो है वो फंसता चला गया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि भाई साहूकारों को भी अब ये समझ में
आ गया कि अब कॉटन का बूम डिक्लाइन हो गया, अमेरिका में सिविल वॉर एंड हो गई, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा मतलब जो पूरे के पूरे हम इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में फंस गए, ठीक है, जिसकी वजह से डेक्कन रिवॉल्ट हो गया, मतलब पूरी तरीके से डेक्कन में मनीलैंड 1857 का पीजेंट रिवॉल्ट हो चुका था। सूपा के मतलब पूना में जो सूपा विलेज है वहां से ये शुरू हुआ था। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें रेबेल एंड राज, तो देखो ब्रिटिशर्स का तुम देख रहे हो ना कि किस तरीके से 1757 से टैक्स लगा के हमें परेशान कर गया, और परेशान होते होते हम इतना परेशान हो गए कि 1857 में ये 1857 देखो 1857 के बाद वो 1875 में रिवॉल्ट हुआ था तो वो अलग है, लेकिन 1857 तक हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए इस समय कि हमने यहाँ पे क्या कर दी खुद से। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की लड़ाई को बेटा क्या कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, कि पहला लार्ज स्केल इंडिया में रिवेल हुआ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और इस 1857 की लड़ाई को क्या कहा जाता है बेटा, सिपोय म्यूटिनी भी कहा जाता है। देखो जब आम इंसान लड़ाई करते हैं तो उसको हम रिवोल्ट कहते हैं, लेकिन जब क्या कर दे आपकी मिलिट्री रिवॉल्ट पे उतर आती है बेटा, मिलिट्री रिवॉल्ट पे उतर आती है तो उसको सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं। तो शुरुआत में सिर्फ मिलिट्री थी, लेकिन बाद में हर किसी ने, पीजेंट, लैंडलॉर्ड, रूलर, कॉमन पीपल, सबने इसको ज्वाइन किया। लेकिन इतनी खतरनाक लड़ाई हुई क्यों, क्योंकि हर डायमेंशन में ब्रिटिशर्स ने हमें परेशान कर लिया था, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, मिलिट्रली, सब परेशान थे। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन स्टेट को एक एक करके सारी स्टेट को अपने अंदर कर लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर क्या कर लिया था, अंदर कर लिया था कि अगर किसी भी राजा का कोई उत्तराधिकारी सन नहीं है रियल, तो उसकी प्रॉपर्टी और उसका राज्य किसके अंदर चले जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंदर। इसी के तहत क्या झांसी की रानी का जो वही झांसी का किंगडम है उसको अपने अंदर कर लिया था। ऐसी बात करें करप्शन के अंदर अवध को अंदर कर लिया था। इवन सब्सिडरी अलायंस, यहां पे सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि भैया राजा को अपनी सारी मिलिट्री छोड़नी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स की मिलिट्री रहेगी और उसको पूरा पालन पोषण करना पड़ेगा। वो यहां पे अवध से साइन करवा लिया गया था। कई सारे, मेरठ में पूरा का पूरा हिसाब किताब बदल दिया था, लखनऊ में सब खराब कर दिया था, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो हैवी टैक्सेस, तुम पीछे पड़ के आए, कितने हैवी टैक्सेस लगाए थे, हाईलैंड रेवेन्यू हुआ करता था, ठीक है। इवन जो हमारे आर्टिशन थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री का सामान इंडिया में बेचना शुरू कर दिया, तो हमारे जो हैंडलूम आर्टिस्ट है उनकी जॉब चली गई। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रेन हमारे ऊपर आ गया। आर्थिक तरीके से हमारे सोशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिलीजन से लेकर, ट्रेडिशन से लेके हर चीज में इन्होंने क्या किया, इंटरफेयर किया। क्योंकि ये क्या लिया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आ गए जो हमारे लोगों को पसंद नहीं आया। इसके साथ में सती सिस्टम को हटा, देखो ये अच्छा काम किया, लेकिन सती सिस्टम को हटा के विडो रीमैरिज की बात करके, लेकिन हमारे लोगों को तो लगा ना कि हमारे कल्चर में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल लेके आ गए थे, इसीलिए सबको ये सोशली अपने कल्चर में लगा। और मिलिट्री के लिए बात करें तो आर्मी के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनकी बहुत लो सैलरी होती थी। इवन जो नई एनफील्ड राइफल आई, ठीक है, उसका कार्ट्रेज का रूमर फैल गया कि वो ग्रीस्ड किससे है, काऊ और पिग के फैट से। तो अगर मुंह से वो कार्ट्रेज को खोलना पड़ता था, अगर खोलेंगे तो ब्राह्मण और कौन थे, आपके मुस्लिम ही होते थे यहाँ पे आर्मी में, तो उनका धर्म भ्रष्ट होने का उनको बहुत ज्यादा डर था। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो क्या लेके आए यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट। सबसे पहले ये रिवॉल्ट कहां से शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ। किसने किया, सबसे पहले ये रिवॉल्ट किया आपके सारे के सारे जो म्यूटिनी थी, मतलब एक तरीके से म्यूटिनी हुई क्योंकि जो जितने भी आपके आर्मी वाले थे उन्होंने यहाँ पे रिवॉल्ट किया। और उसके बाद धीरे धीरे ये रिवॉल्ट कहां तक फैला, पूरी जनता तक फैला। तो आर्मी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरठ में क्या हुआ, बेल ऑफ आर्म्स पे कब्जा किया। बेल ऑफ आर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे ब्रिटिशर्स के सारे हथियार रखे होते हैं वहां से फिर धीरे धीरे क्या जलाई भाई। सबसे पहले तो भाई इनका एक पैटर्न होता था कि पहले तो ये बिगल बजाते थे, मतलब एक सिग्नल देते थे सारी की सारी आर्मीज को कि भाई सारी आर्मी यहाँ पे जागरूक हो जाए। सेम बेल ऑफ आर्म पे अटैक करते थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह जलाते थे, सब कुछ, ठीक है। मेरठ के बाद ये लोग दिल्ली पहुंचे और इन्होंने किससे मदद मांगी, बहादुर शाह जो लास्ट मुगल एम्परर थे, वो बहुत वीक थे लेकिन लोगों को देख के वो डर गए, इसलिए उन्होंने मदद की और उन्होंने पूरे आपका 1857 की रिवॉल्ट को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट बेटा कहां पे हुआ था, तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट हुआ आपका दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, झांसी, ग्वालियर, बिहार में आपको दिख जाता है, ठीक है। आप बात करो अवध में आपको दिख जाता है। लीडर्स की बात करो तो दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड लीडर थे, ठीक है। रिवॉल्ट
रिवॉल्ट कब बिगिन हुआ? 10 मई 1857 में, जब बहादुर शाह जो रूलर थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया रिवॉल्ट। कानपुर में नाना साहिब लीडर थे जिन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा लड़े लेकिन बाद में हार गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो थी वो यहां पर क्या थी, रिवॉल्ट में थी, क्योंकि जो अवध में उनके पति का क्या कर दिया था, देश निकाला कर दिया था। ठीक है, जो बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें वाजिद अली शाह बहुत ज्यादा फेमस थे अवध में, और अवध को तो कहा जाता है कि भाई इन्होंने कहा कि ये चेरी है जो हमारे मुंह में एक दिन गिर जाएगी, और इस तरीके से इन्होंने 1801 से सोचते सोचते पूरे अवध पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अवध बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, क्योंकि अगर हम अवध की बात करें बेटा तो सारा का सारा जितना भी ये ट्रेड रूट था, बिल्कुल कमर्शियल रूट था, हर आपके अवध से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो यहां पर अवध के लोगों के साथ तो मतलब बहुत गलत हुआ, वहां के जमींदारों से लेकर जोतेदारों से लेकर पीजेंट से लेकर हर कोई परेशान था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने बहुत ही अच्छे से लड़ाई की, तात्या तोपे आपका पूरा ग्वालियर वाले रीजन से गुरिल्ला मूवमेंट किया। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात करें तो कुंवर सिंह आपका जो थे वो लोकल जमींदारों के लीडर्स थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो और लोकल लीडर घोनू या शामल की बात कर लो, ये ट्राइबल लीडर्स हुए हैं घोनू। ठीक है, यहां पर नेचर ऑफ रिवॉल्ट की बात करें तो देखो हर जगह से पार्टिसिपेशन था, सोल्जर से लेकर जमींदार से लेकर पीजेंट से लेकर आर्टिशन से लेकर कॉमन पीपल, रिलीजियस यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम साथ में थे। इवन ब्रिटिशर्स ने बड़ी कोशिश भी करी, इसी के बाद वो डिवाइड एंड रूल ले आए थे कि ये अलग कर दे, लेकिन उस समय अलग नहीं हुए। मेथड क्या था कि भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक करना है, उनकी बिल्डिंग्स को सीज करना है। ठीक है, और उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या कर देना है, उनको पूरी तरीके से यहां पर आपका सप्रेस कर देना है। उसके बाद सप्रेशन बाय द ब्रिटिश, लेकिन ये रिवॉल्ट जो है जितनी तेजी से फैला उतनी तेजी से चल नहीं पाया। मई जून के समय पे बढ़िया चला, लेकिन बाद में सप्रेस हो गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने फिर से रिकैप्चर कर लिया था दिल्ली 1858 में। ठीक है, जितने भी रेबल्स थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, फांसी पे चढ़ा दिया था, मुगल रूल भी एंड हो चुका था। अगर हम बात करें मास एग्जीक्यूशन किया गया कि भाई बहुत नंबर में हैंग किया गया, शॉट किए गए, ब्लो किए गए, सब कुछ डिवाइड एंड रूल कर दिया, हिंदू मुस्लिम को क्या कर दिया, यहां पे अलग कर दिया। तो रिवॉल्ट की अगर हम बात करें तो शुरुआत ही कहां से हुई थी, म्यूटिनी से। याद रखना भाई, म्यूटिनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सब में फैला ये रिवॉल्ट, लेकिन आपके सिपाही में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। क्यों? कि भाई बहुत सारे कारण थे। सिपाहीज में क्या कारण था, सबसे पहले तो रूमर कि भैया जो नए कार्ट्रेज है वो क्या है, काऊ और पिग के फैट से ग्रीस्ड है। और दूसरा रूमर क्या था, बोन डस्ट मिलाई जा रही है, आटे में जो है बोन डस्ट है। और तीसरी चीज क्या थी, एक प्रोफेसर भी की गई थी कि भाई 1757 में बैटल ऑफ प्लासी है तो 100 साल हो गए 1857, अब हम इस रूल को एंड कर देंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे रिवॉल्ट के, कि भैया मुगल रूल भी एंड हो गया। ठीक है, क्योंकि एग्जाइल कर दिया गया था बहादुर शाह सेकंड को बुर्मा। ठीक है, कंपनी रूल भी एक तरीके से खत्म हो गया, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस था। देखो बात समझो, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी का बेटा मेन मकसद क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद था यहां पे ट्रेड करना। ठीक है, ट्रेड के लिए आई, लेकिन जब उसने यहां पे देखा 1857 में रिवॉल्ट के बाद यहां पे कंपनी का क्या हो गया, कंपनी रूल स्टैब्लिश हो गया, कंपनी रूल। ठीक है, लेकिन जब 1857 में रिवॉल्ट हुई तो देखो पता ही है वो 5th कमीशन रिपोर्ट वगैरह लगी हुई थी, तो यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के रूल को, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया और सीधे क्राउन रूल आ गया। सीधे क्या आ गया बेटा, सीधे यहां पे क्राउन रूल शुरू हो गया। ठीक है, यहां से तो आपके दो फेज हैं ब्रिटिश रूल के। पहला आपका फेज है कि 1757 से 1857 तक कौन था, कंपनी का रूल था। क्या था, कंपनी का रूल था। लेकिन उसके बाद 1857 से 1947 तक क्या हुआ, यहां पे क्राउन रूल, सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या होगा बेटा, यहां पे रूल होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट थे। पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत सारे हुए, क्योंकि ब्रिटिश ने धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट को कैप्चर करना बंद कर दिया और उनके साथ लॉयल होने लगे कि भाई आप ही रूल करो, हम आपके ऊपर हैं। आर्मी में बहुत सारी रिफॉर्म हुई और रेसिज्म लेकिन एक तरीके से क्या होता चला गया बेटा, यहां पर बढ़ता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वीन प्रोक्लेमेशन, भाई 1858 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया कि अब डायरेक्ट कंट्रोल होगा इंडिया के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन इंडियन प्रिंसली स्टेट रिकॉग्नाइज हो गई। लेकिन आपका बात करें कि अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं होगा, फ्रीडम थोड़ी सी मिल गई, जॉब्स अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल गई, ये सारी चीज। लेकिन जो मिलिट्री का है वो बहुत बुरी तरीके से रिप्रेशन हुआ, ब्रूटल रिटेलिएशन की अगर हम बात करें, ब्रिटिश ने नो मर्सी पॉलिसी अपनाई थी। कहां पर भी जो भी दिखे सस्पेक्टेड उसको वहीं जला दो,
ठीक है, मास एग्जीक्यूशन, बड़े नंबर पे हैंगिंग, शूटिंग, ये सब हुए, कैनन के थ्रू उड़ाना हुआ, सारी सिटीज को कैप्चर किया गया, ठीक है, दिल्ली से लेके सारी सिटीज, कानपुर से लेके लखनऊ से लेके सब बहुत बुरी तरीके से, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहां पे हुई। पनिशमेंट ऑफ रेबल्स, रेबल्स को हैंगिंग, फांसी के थ्रू, कैनन से उड़ाने के थ्रू, प्रॉपर्टी उनकी छीनने से थ्रू, टॉर्चर के थ्रू, सब के थ्रू बहुत ज्यादा, काला पानी की सजा थी जो अंडमान पे दी जाती थी, अंडमान भेज दिया जाता था, इस तरीके के बेटा टॉर्चर जो है वो बहुत ज्यादा यहां पर क्या हुए, शुरू हुए, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स ने इन सबको जितने भी, मतलब हमने तो अपनी आजादी के लिए लड़ाई करी, लेकिन हमको क्या घोषित कर दिया, रेबल, और ब्रिटेन में हमारे खिलाफ क्या बनने लगी, पिक्चर बनने लगी। ब्रिटिशर्स को हीरोइज्म में दिखाया गया कि ब्रिटिशर्स की बहन बेटी और वुमन को क्या कर रहे थे, इंडियंस परेशान कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने अपने आप को हीरो दिखाया कि हम ब्रेव डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं, ठीक है। बहुत सारी पेंटिंग्स बनी, जैसे रिलीफ ऑफ लखनऊ बनाई गई जोन्स बार्कर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इंडियन ब्रुटैलिटीज को, क्रूअलिटी को अनसिविलाइज्ड पीपल की तरह दिखाया गया। मसाकर एट कानपुर जो जोसेफ नॉयल पैटर्न ने बनाई हुई थी पेंटिंग, ठीक है। ब्रिटिश ने किस तरीके से जस्टिस की, हार्श पनिशमेंट दिया गया, मतलब फांसी की सजा दे रहे, ऐसी पूरी की पूरी पेंटिंग दिखाई गई, ठीक है। ब्लोइंग फ्रॉम द गन इन ब्रिटेन इंडिया, इसमें रिलीजन एंड रेशियल सुपैरिटी को सबसे ऊपर रखा गया कि इंडियंस जो है वो बेकार लोग हैं और ब्रिटिशर्स सिविलाइज लोग हैं। ये बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, रिलीफ ऑफ लखनऊ याद रखनी है, थॉमस बार्कर की, मसाकर एट कानपुर याद रखनी है, ब्लोइंग फ्रॉम द गन याद रखनी है, रेट्रिब्यूशन आपको यहां पर याद रखनी है। इस पेंटिंग का इंपैक्ट ये था कि ब्रिटिश ओपिनियन बहुत ज्यादा हार्श हो गया इंडियंस को लेके, उन्होंने वेंजेंस की बात कर दी, बदले की बात यहां पे कर दी, बहुत ज्यादा रिप्रेशन फिर बढ़ता चला गया, और सब लोग कहते थे भाई फांसी दो इंडियंस को, इंडियंस बहुत खराब है, इंडिया के खिलाफ बहुत ही बेकार इमेज हो गई, हमारी इमेज पूरी की पूरी हमारी हिस्ट्री को इन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने भी फिर पीछे हम नहीं रहे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी जैसी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पर लाइंस, पंक्तियां लिखी, हमने भी बहुत सारी पेंटिंग्स और सब कुछ बनाया। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट के, भाई 1857 का रिवॉल्ट तो शांत हो गया था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस क्या हुई, क्योंकि उसी समय 1807 में आपकी कांग्रेस बन चुकी थी, तो कांग्रेस ने धीरे धीरे क्या कर लिया और अपने आप को मतलब कि बड़ा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर एंट्री होती है इंडिया में 1915 में गांधी जी की, वहां से सारी चीजें बदल गई कि कितने उन्होंने नेशनल मूवमेंट किए और उसके बाद हम आजाद हो गए। तो गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि गांधी जी जब आए तो वो अपने साथ नॉन वायलेंस सत्याग्रह लेके आए, लोगों को उन्होंने मास लेवल, इंडिया में उस समय मूवमेंट तो हो रहे थे, देखो सबसे बड़ी गलती 1857 के रिवॉल्ट की हमारी ये थी कि हम सब यूनाइटेड नहीं थे, तो गांधी जी ने कहा सबसे जरूरी है यूनिटी, तो गांधी जी बिलीव करते थे मास मूवमेंट में, मास स्ट्रगल होने चाहिए, सब साथ में मिलकर मूवमेंट करने चाहिए। तो गांधी जी जब 1815 में वापस आए तो उन्होंने 1816 लेकर थोड़ा सोचा समझा, 1817 में उन्होंने सत्याग्रह किया, 18 में सत्याग्रह किया, 19 में एक छोटा, धीरे धीरे 1920 तक आते आते मास मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन जैसे बड़े बड़े मूवमेंट तक वो जुड़ आए, जिन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह, जहां हर तबके का लोग जुड़ा हो। गांधी जी का मेन मकसद था कि जब सब यूनिटी में आ जाएंगे, जब सब यूनाइट हो जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे। तो गांधी जी के अर्ली मूवमेंट की बात करें 1815 में जब आए, वहां से 19 तक, सबसे पहले तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जो कहां पे किया बेटा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 में ये उनका फर्स्ट सत्याग्रह था, जो किसके खिलाफ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स से बिहार में क्या कर रहे थे, पीजेंट से जानबूझ के इंडिगो उगवा रहे थे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहां सत्याग्रह किया गया और फार्मर्स को एक बड़ी सक्सेस मिली। उसके बाद 18 में उन्होंने 2 सत्याग्रह किए अपनी होम डिस्ट्रिक्ट, अपनी होम स्टेट गुजरात में, एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में और एक अहमदाबाद मिलवर करके। खेड़ा में भी बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस थे, किसके ऊपर, आपके पीजेंट्स के ऊपर, और उनकी क्रॉप फेल हो गई थी, तो टैक्स कम से कम लगे, इसके ऊपर यहाँ पे सत्याग्रह किया गया। और यहाँ पे अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक हुई थी, मतलब यहाँ पे सिर्फ अहमदाबाद में जो मिल वर्कर थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, वो हंगर स्ट्राइक पे उतर आए थे, तो यहाँ पे भी एक सत्याग्रह किया गया। गांधी जी ने फिर 19 में क्या कर गया है, तो यहाँ पे एक रॉलेट एक्ट आता है बेटा, रॉलेट एक्ट के थ्रू कोई भी पीजेंट, मतलब कोई भी इंडियन जो है वो साथ में खड़ा नहीं हो सकता है। सर सिडनी रॉलेट यहाँ पे क्या लेके आए, तो उसके अपोजिशन में एक सत्याग्रह किया गया, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1919 में फिर अप्रैल में जलियांवाला मसाकर भी देखते हैं कि जो जनरल ब्रिगेडियर थे उन्होंने यहाँ जलियांवाला जो बाग है उसका गेट बंद करके किस तरीके से यहाँ बैसाखी लोग मना रहे थे और किस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर पूरा ऐसा प्रोटेस्ट किया, मतलब पूरे के पूरे ओपन फायरिंग कर दी, लाखों में अगर हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या हो गए यहाँ पर मर गए। फिर गांधी जी ने फिर आते हैं मास मूवमेंट पे। अब यहाँ से शुरू होती है बेटा मास मूवमेंट की कहानी। अभी तक छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन जलियांवाला बाग मसाकर के बाद मास मूवमेंट की शुरुआत होती है, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक, ठीक है, पूरी तो जलनी है। तो सबसे पहले जलियांवाला मसाकर होता है। ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा, ब्रिटिश जो है वो बहुत बिट्रेल पे, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर, क्योंकि 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अजीब थे। तो यहाँ पे गांधी जी जो है वो क्या लेके आते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके आते हैं, ठीक है। और इसी समय एक चीज और हो रही थी, गांधी जी ने मास मूवमेंट कैसे जोड़ा, गांधी जी ने कहा कि सिर्फ अगर हम बड़े बड़े सिर्फ कांग्रेस के लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वॉर करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे या फिर सत्याग्रह भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पे मुस्लिम्स को भी ऐड करना पड़ेगा पहले की तरह। तो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था बेटा। तो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 1919 में यहाँ ऑटोमन एम्पायर हार गया था, तो यहाँ जो खलीफा था ना, जो सबसे बड़ा इस्लाम का हेड होता है, उसके खिलाफ बड़ी ही चीजें हुई, उसको बहुत ही जो है नीचा दिखा दिया ब्रिटिशर्स ने। तो खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था, ठीक है, जहां पे तो उसके बाद खिलाफत मूवमेंट को इन्होंने किससे जोड़ लिया, नॉन कॉपरेशन से जोड़ लिया। तो एक बड़े लेवल का मूवमेंट यहाँ पे होता है। इसके फीचर क्या है, नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के, उनके गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, उनके स्कूल्स को, कोर्ट्स को, ठीक है, उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खादी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, और मास पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट, वर्कर, वुमेन, सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। सोर्सेस की अगर हम बात करें कहां से आपको पता चलता है, तो यहाँ पे ठीक है, बहुत सारी चीजों से आपको पता चलता है। उस समय के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये सब कुछ आने लगा, ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड से पता चलता है। आउटकम क्या निकला बेटा, सक्सेस यहाँ पे कि यूनाइट, हिंदू मुस्लिम का थोड़ी यूनिटी दिखी, गांधी जी का इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए देखा। अगर लेकिन ये फेलियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1920 में हमने ये मूवमेंट शुरू किया, 1922 में यूपी में चौरी चौरा में क्या हो जाता है, क्योंकि गांधी जी थे नॉन वायलेंस के खिलाफ, यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, पुलिस स्टेशन को जला देते, जिसमें 22 पुलिसमैन मर जाते हैं। तो गांधी जी क्या कर लेते हैं कि उनको वायलेंस नहीं करवाना था, इसलिए फियर से कॉल ऑफ कर लेते हैं। लेकिन गांधी जी फिर इसके बाद गांधी जी को भी 22 में क्या कर लिया होता है, अरेस्ट कर लिया होता है। 1924 में गांधी जी जब बाहर निकलते हैं तब फिर से वो सोचते हैं यार कुछ तो किया जाए। तो यहाँ पर फिर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की शुरुआत होती है, ठीक है, आपका 1930 से लेकर 34 तक। इस दौर में क्या था, इस दौर में अगर बात करें तो 1927 में बेटा यहाँ साइमन कमीशन आया हुआ था। साइमन कमीशन क्या था, क्योंकि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चल नहीं पा रहा था, तो इंडिया में, और इससे पहले क्या होता है, वही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें इंडियंस को बुलाया नहीं गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, ब्रिटेन में एक कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर इंडिया का फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। सेकंड में हम गए, लेकिन हमारा कोई भी मतलब निकला नहीं वहां जाने का, क्योंकि गांधी जी की जो इरविन भाई साहब थे, मतलब वाइसरॉय थे, उन्होंने बात नहीं मानी। तो उसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन भी आ जाता है। साइमन कमीशन क्या है, एक ऐसा कमीशन जो डिसाइड करेगा कि भाई इंडिया में क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से यहाँ प्रशासन चलना चाहिए। तो गुस्सा ये आई कि साइमन कमीशन में भी सारे ही गोरे भरे हुए थे, कोई इंडियन ही नहीं था। तो भाई यहाँ पे साइमन कमीशन के खिलाफ क्या हो गई कि भाई तुम तो चले जाओ। लेकिन गांधी जी अभी भी एक मौका ढूंढ रहे थे भाई, 1928 में भी गांधी जी एक मौका ढूंढ रहे थे कि यार कहीं से एक ऐसा टॉपिक मिले जो सब मास को कनेक्ट कर दे, सारी ऑडियंस को। फिर उनको मिला सॉल्ट टैक्स, कि सॉल्ट तो गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, और इस पे टैक्स लगाना बड़ा ही बेकार है, ये कॉमन पीपल बड़ा इफेक्ट हो रहा है। तब यहां पे गांधी जी ने बोला कि सॉल्ट टैक्स तुम हटा दो। अगर तुमने सॉल्ट टैक्स ठीक है हटा दो, और क्या बात की, पूर्ण स्वराज की, कि भाई पूरी तरीके से अब तो हमें आजादी चाहिए। लेकिन ठीक है, तो गांधी इरविन यहाँ पे क्या होता है, पैक्ट भी होता है भाई, गांधी और जो लॉर्ड इरविन है वो आप पैक्ट भी साइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी गांधी इरविन पैक्ट से पहले की कहानी यहाँ पे देखो क्या होता है कि उन्होंने बोला कि सॉल्ट टैक्स हटा दो, पर यहाँ पे मना कर दिया गया, इरविन ने उनकी बात ही नहीं मानी। तो फिर गांधी जी लेके आते हैं पहले नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च करते हैं। दांडी में मार्च में क्या होता है, 1930 में क्या करते हैं, ये 200 मील चलते हैं, ठीक है, 75 वॉलंटियर्स के साथ ये मार्च शुरू करते हैं, और जाते 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 क्या करते हैं, पूरा पहले नमक का कानून तोड़ देते हैं। तो यहाँ कानून तोड़ा ना, डिसोबे कर दिया लॉ को, तो यहाँ पे, और उसी के साथ बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, फॉरेन गुड को पेमेंट नहीं करते, टैक्सेस का रिजाइन कर देते हैं जॉब से, वुमेन स्टूडेंट, ये कोई भी ये सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
कि यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है कि भाई एक तरीके से ब्रूटली ब्रिटिशर्स को गुस्सा आती है कि भाई लॉ तोड़ोगे, तो गांधी जी को भी क्या कर लिया जाता है 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और उस समय गांधी से डिमांड की भैया एक काम करो, तुम क्या करो कि यहाँ से निकलो बाहर और तुम इसको मूवमेंट को रुकवा दो। तो गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं डिमांड कि भाई डिमांड पूरी कर दो हमारी। तो फिर यहाँ पर होता है गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, जहां इरविन कहते हैं कि तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तोड़ दो और तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या कर लो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको ज्वाइन कर लो। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्प्यूट हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग हो गए, इवन बात कर लो तो SC/STs के ग्रुप हो गए, जो बोलते हैं कि यार हमें तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तुम तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने जाते हो, बड़ी सारी दिक्कतें होती है। पर वो सब छोड़ो, तो यहाँ पर गांधी जी जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं और इरविन के साथ पैक्ट करके जाते हैं, लेकिन उस पैक्ट का कोई फायदा नहीं निकलता। जो वहां पर है वहां पे उनकी मांग पूरी होती ही नहीं है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी क्विट हो जाता है। तो फाइनली फिर गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के अब तो 1942 में तुम भाग जाओ भैया ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या लेके आते हैं, क्रिस्प मिशन लेके आते हैं। भाई जो सर क्रिस्प है वो भी यहाँ पे आके क्या बोलता है कि मतलब देखता है समझता है, लेकिन वो इंडियंस को फुल्ली छूट नहीं देता। सर क्रिस्प मिशन के अंदर भी सिंपल सी क्या हो जाती है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोलते हैं हम आपके ऊपर रहेंगे, नीचे तुम क्या कर लो यहाँ पे अपनी सरकार बना लो। लेकिन अब किसी को अपनी सरकार नहीं बनानी थी, किसी को टेम्परेरी रूल नहीं करना था, कोई हमारे ऊपर नहीं होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन सिंपली होता है, ब्रिटिशर्स क्योंकि फुल इंडिपेंडेंस देने का मना कर देते हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं अब तो डू एंड डाई की कंडीशन ही आएगी, मास प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, अब तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ेंगे यहाँ पे। लेकिन इसका भी ब्रूटल क्या होता है, आपका रिप्रेशन होता है मेजर नंबर में, थाउजेंड्स ऑफ किलिंग होती है, जेल होता है, बहुत लोगों को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से मार दिया जाता है। लेकिन फिर से अगर हम बात करें कि आपका 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाती है, ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, तो उनकी पावर भी कम हो जाती है और यहाँ पार्टी भी चेंज हो जाती है। तो लेबर पार्टी यहाँ पे आ जाती है और वो फ्रीडम देने का यहाँ बोल देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 1947 में क्या मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। लास्ट वाइसरॉय कौन होते हैं, माउंट बैटन होते हैं, जो अपना और ज़्यादा गंदगी फैला के चले जाते हैं। माउंट बैटन क्या कर देते हैं, वो प्रिंसली स्टेट को बोल देते हैं इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फिर फ्रीडम हो जाओ। तो यहाँ हमारी सारी प्रिंसली स्टेट क्या हो जाती है, सब फ्रीडम की मांग करते हैं और ऊपर से पार्टीशन तो हो ही जाता है। तो एक बहुत लंबा, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी सिविल वॉर चल रही थी, कैलकाटा रिवॉल्ट हो गए थे, इसलिए पार्टीशन भी हो जाता है, बड़ा ही दिक्कत वाला काम होता है। और 1948 में अगर हम बात करें, नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया था, यहाँ पे गांधी जी का 31 जनवरी को यहाँ असैसिनेशन कर दिया था। ये पूरा का पूरा है कि 1915 में गांधी जी वापस आए, तब से लेकर 1948 तक की पूरी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है लास्ट फ्रेम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी के बाद अब हमें क्या बनाना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, रूल बुक होती है। तो हमने आज़ादी से पहले 1946 में ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया था, बनाना शुरू कर दिया था और 26 जनवरी को हमने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। लेकिन इस बीच जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसमें एक एक राइट जो हमने लिखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन लिखा, सबके अपने क्या थे, ओपिनियन थे, तो वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसमें मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसमें क्या थे, 6 मेंबर इंपॉर्टेंट हैं जिनके अंदर 6 कमेटीज आती थी, हर कमेटी अलग थी। जैसे अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू एक कमेटी के मेंबर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर एक कमेटी के मेंबर थे, जैसे उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा लिखेंगे, इस तरीके से पूरे मेंबर थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन क्या लेके आए थे, मिशन प्लान आपके ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उसी के तहत क्या हुआ, उसी के तहत आपको दिखता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कब, पार्टीशन से पहले, और पार्टीशन के बाद 299 मेंबर हुए। फर्स्ट मीटिंग अगर हम बात करें 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और वुमेन मेंबर भी बहुत सारे, जैसे सरोजनी नायडू, हसना मेहता, ठीक है, राजकुमार, अमृत कौर, ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे थी। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इसके मेंबर्स का पहली चीज जवाहरलाल नेहरू जो लेके आए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे, फ्रेमवर्क जो होगा, आधार ब्लूप्रिंट जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में
नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव्स बताए कि इस लाइन पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ना इससे बाहर निकलेगा ना इससे कम जाएगा। एम क्या था इसका, तो ये आपका 13 दिसंबर में आया। इसका एम है कि भाई सोवर्ण मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई हमारे ऊपर नहीं होगा, हम सोशलिस्ट होंगे, सेक्युलर होंगे और डेमोक्रेटिक इंडिया होगा हमारा। इसी आधार पर हम अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो हमारे प्रिंसिपल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब। और हम इसमें मेन चीज जो याद रखेंगे, सभी सिटीजन्स को, माइनॉरिटी जितनी भी है, बैकवर्ड क्लासेस जितनी भी है, ट्राइबल पीपल होते हैं, सबको क्या देंगे हम यहाँ पर, इक्वालिटी देंगे। और फेडरल सिस्टम लेके आएंगे कि सेंट्रल के पास सारी अथॉरिटी नहीं होगी, ये अथॉरिटी क्या होगी, बटी होगी। लेकिन इसी में भाई कैसे राइट्स आएंगे, भाई बहुत लोग राइट्स के भाई कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी, भाई कुछ लोग चाह रहे हैं हिंदी हो, कुछ लोग चाह रहे हैं हिंदी ना हो, कुछ लोग चाह रहे हैं ये राइट हो वो राइट हो, कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई बैकवर्ड क्लास को बहुत कुछ मिले, कुछ लोग चाह रहे हैं कुछ भी ना मिले। तो इस तरीके से बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन यहाँ पर हुए, ठीक है। तो बहुत सारे डिबेट डिस्कशन हुए असेंबली के, कितना साल भाई, 2 साल, 2 years, ठीक है, 11 month और 18 days लगे पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो इसमें बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें अगर हम बात करें जिसके बेसिस पे सारी चीजें हुई, ठीक है। तो की कमेटी अगर हम बात की जाए कौन कौन सी थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पूरे काम बांट दिए गए थे। तो पहली जैसे कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके क्या कहते हैं आपका चेयरपर्सन थे, और इसका फंक्शन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, लिखना पूरा। यूनियन पावर कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे, जो पावर्स डिफाइन करेगी सेंटर और स्टेट की। फंडामेंटल राइट कमेटी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके थे, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएगी, सब कुछ करेगी। फाइनेंस स्टाफ कमेटी थी, राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरपर्सन थे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, तो जो फाइनेंशियल मैटर को सारा देखेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ड्राफ्ट हमने कब किया, 1948 में पहली बार हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया कमेटी ने कि भाई ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। 26 जनवरी को ये क्या हो गया, लागू हो गया, रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें पूरा ड्यूरेशन लगा इसको बनाने में। की फीचर अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, ये किन किन चीज़ों को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, जिसके ऊपर ये 2 साल 11 महीने दौरान बड़ी डिबेट डिस्कशन बहस हुई। तो हमारा अगर हम बात करें सबसे बड़ी चीज़, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल हैं। फेडरल सिस्टम हम फॉलो करते हैं, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच पावर बटी हुई है। क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाली हुई है, 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है, जिसमें यूनियन के क्या सब्जेक्ट है, वो किस पे लॉ बनाएगी वो अलग है, उसमें कोई और नहीं बोल सकता। स्टेट के सब्जेक्ट क्या है, जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट है। और कंकरेंट लिस्ट है, जिसपे दोनों लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो कोई किसी के मैटर में नहीं बोल सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लेके आए हुए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर। फंडामेंटल राइट्स हम लेके आए, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन, डीपीएसपीज लेके आए, भाई ये गाइडलाइन है कि स्टेट कैसे वेलफेयर करेगी। सेकुलरिज्म हमारा कॉन्सेप्ट है, सोशलिज्म हम लेके आए, ठीक है। अमेंडेबिलिटी लेके आए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है बेटा, अमेंड हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, रिजिड है नहीं। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी स्टैब्लिश हुई डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, नेशनल यूनिटी, मॉडर्न गवर्नेंस यहाँ पे ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या दिया गया कि भाई कौन से बहुत सारे लीडर्स ने किस चीज़ के वो अगेंस्ट थे, किस चीज़ के लिए उन्होंने बात करी, किन किन चीज़ों पे उन्होंने बात रखी। तो बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स हैं जिनको हमें देखना है। जैसे सबसे पहले बी आर अम्बेडकर, इन्होंने किस चीज़ की बात करी, सोशल जस्टिस की, और स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे कई सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने पॉइंट रखे, नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उन्होंने दलित के रिजर्वेशन की बात की, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बात की, और ये भी बोला कि जो आप डेमोक्रेसी लिख रहे हो वो कहीं सिर्फ आपके पेपर पे ना रह जाए, ठीक है, वो प्रैक्टिस में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट किया, सेकुलरिज्म की बात कर ली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया, जिसकी वजह से फिर हमारा प्रियम्बल भी बना। प्रियम्बल मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट के इंट्रीगेशन को बनाया कि भाई मैं प्रिंसली स्टेट का इंट्रीगेशन, जो सब लोग जा रही है ना, जूनागढ़ दूर जा रही है, हैदराबाद अलग जा रही है, सबको एक करूंगा। और स्ट्रॉन्ग सेंटर की इन्होंने भी बात की, एब्सोल्यूट फ्रीडम की इन्होंने बात की। महात्मा गांधी थे, ठीक है, बेसिकली ये कमेटी का मेंबर नहीं थे, लेकिन एक बड़े लीडर थे, जिन्होंने बोला कि नहीं, विलेज सेल्फ रूल होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, मतलब पावर। फेडरलिज्म में गांधी जी बिलीव करते थे, सेंटर स्टेट के पावर नहीं रह जाए, बिल्कुल पंचायत तक, लोकल तक पावर जानी चाहिए। अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, तो आर्टिकल 17 में हमने अनटचेबिलिटी को बैन ही कर दिया। सोशल रिफॉर्म की इन्होंने बात की, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्होंने बैलेंस चाहा था सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये इंडियन रिस्पेक्ट, हम इंडियन ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करें, ये इनका मतलब था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सेकुलरिज्म, एजुकेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट की इन्होंने बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जी, इन्होंने हिंदू आइडेंटिटी की ज़्यादा बात करी, क्योंकि ये भारतीय जनसंघ के लीडर थे, इन्होंने हिंदुइज्म की बात की, नेशनल यूनिटी की भी इन्होंने बात की। और माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई माइनॉरिटी है तो है, इनको रिजर्वेशन क्यों देना है। के.एम. मुंशी की बात करें, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट किया, ठीक है, कल्चर प्रिजर्वेशन की बात करी। हंसा मेहता जो वुमेन थी, उन्होंने जेंडर इक्वालिटी वगैरह की बात करी। सोमनाथ लहरी, ये कम्युनिस्ट लीडर थे, इनका आ जाता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये रिच और इलीट को जो फेवर है, इन्होंने स्ट्रॉन्ग लेबर राइट्स की यहाँ पर बात रखी, ठीक है। जीबी पंत ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी, फेडरलिज्म की यहाँ पे बात करी, ठीक है। केटी शाह ने भी यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वगैरह की बात करी, ठीक है। कृष्ण स्वामी अय्यर, ये जरूरी है, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड किया होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की, ठीक है, स्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसमें एनजी रंगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्होंने पीजेंट्स के इंटरेस्ट की बात करी, पीजेंट्स के लिए कि एग्री एंड रिफॉर्म होनी चाहिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए, राइट्स, फार्मर के राइट्स की बात की। बी.एन. रॉय जो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने लीगल और स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात करी, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे यूएसए के, ब्रिटेन, यहाँ के मॉडल्स पढ़े हुए थे, ठीक है। इसमें बात करें जयपाल सिंह, बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने ट्राइबल पीपल की बात करी, ये ट्राइबल लीडर थे, तो हर तबके का इंसान क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो उसमें यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी वो असेंबली। इवन वो असेंबली की डिबेट डिस्कशन जो है वो प्रेस के लिए भी फ्री थी, भाई लाइव चलती थी एक तरीके से, मतलब पूरी प्रेस बैठी हुई होती थी, रेडियो पे चलती थी और पीपल भी अपने ओपिनियन दे सकते थे। एस नंगा की अगर हम बात करें, नंगप्पा की बात करें, तो इन्होंने दलित के रिप्रेजेंटेशन की बात करी, शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर बात करी, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की बात करी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। ऑल द